जब रुद्र और सोनिया टैक्सी में बैठे तो सोनिया अपनी सीट पर चुपचाप बैठी रही, एक शब्द भी नहीं बोली। कुछ देर बाद उसने धीरे से सिर घुमाकर रुद्र की ओर देखा। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि वो घबराई हुई है। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि रुद्र चंदन जैसे आदमी को थप्पड़ मारने की हिम्मत करेगा। ये बात अपने आप में बताने के लिए काफी थी कि उसके पीछे कितना खतरनाक बैकग्राउंड है। आखिर पूरे न्यू टाउन में ऐसे कुछ ही लोग थे जो चंदन पर हाथ उठाने की जुर्रत कर सकते थे, और रुद्र ने तो जरा भी झिझक नहीं दिखाई। उसका ये बर्ताव सोनिया के लिए किसी झटके से कम नहीं था। हालांकि बार में कार्तिक का रुद्र के प्रति रवैया देखकर ही वो काफी हैरान रह गई थी। लेकिन अब जो हुआ, रुद्र द्वारा चंदन को थप्पड़ मारना, ये तो एक अलग ही स्तर की बात थी। रुद्र, क्या तुम उस आदमी को जानते थे? उसने उम्मीद भरे स्वर में धीरे से पूछा। शायद उसे लग रहा था कि रुद्र को चंदन की पहचान का पता नहीं होगा, इसलिए उसने ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं कह सकता कि मैं उसे जानता हूं, रुद्र ने सहजता से कहा। उसके जवाब से सोनिया ने राहत की सांस ली और तुरंत बोली, रुद्र, मैं तुम्हें बताना चाहती हूं कि चंदन न्यू टाउन के खत्री परिवार से है। खत्री परिवार यहाँ के सबसे बड़े और रसूखदार घरानों में से एक है। मुझे इस चंदन से कोई मतलब नहीं है और ना ही मुझे खत्री परिवार की परवाह है। रुद्र ने बीच में ही बात काट दी। चाहे उसका बैकग्राउंड कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मुझसे बड़ा नहीं हो सकता। सोनिया ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसे समझ ही नहीं आया कि इतनी आत्मविश्वास भरी बातें वो आखिर किस दम पर कह रहा है। वैसे जो मैंने अभी चंदन को मारा, उसके बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताना, समझी? रुद्र ने उसे घूरते हुए कहा। वो बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही। रुद्र ने ठंडे स्वर में जोड़ा, अगर तुमने मुंह खोला तो यकीन मानो अंजाम बहुत बुरा होगा। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम असल में हो कौन? सोनिया ने गहरी सांस लेकर धीरे से पूछा। क्या ये जानना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? रुद्र ने हल्के स्वर में जवाब दिया। लेकिन सोनिया कुछ और कहना चाहती थी, मगर तभी रुद्र ने खिड़की की ओर इशारा किया। न्यू टाउन यूनिवर्सिटी आ गया है, अब तुम उतर जाओ। 2 सेकंड के लिए वो झिझकी, फिर गहरी सांस लेकर दरवाजा खोला और चुपचाप उतर गई। वो अब रुद्र के बारे में और भी ज्यादा उत्सुक हो चुकी थी, लेकिन उसे ये भी समझ आ गया था कि रुद्र इन बातों पर कोई सफाई नहीं देना चाहता, और उसकी जैसी रहस्यमय शख्सियत से उलझना समझदारी नहीं थी। इसलिए सोनिया ने अपने मन के सारे सवालों को दबा दिया और हॉस्टल की तरफ चली गई। रुद्र ने उसे जाते देखा, फिर धीरे से एक लंबी सांस छोड़ी और टैक्सी ड्राइवर को अपना घर का पता बताया। करीब आधे घंटे बाद टैक्सी रुद्र के रिहायशी इलाके के गेट पर पहुंची। अंदर जाते ही उसने देखा कि उसकी मर्सिडीज बेंज अभी भी वहीं खड़ी थी। वो टोयोटा कार जिसे उसने पहले ब्लॉक किया था, अब गायब थी। इससे ये तो साफ था कि भले ही उसने चाबी कामाक्षी नाम की लड़की को दे दी थी, लेकिन उसने कार नहीं चलाई। पूरे हफ्ते से मर्सिडीज वहीं पार्क थी और रुद्र की कामाक्षी से दोबारा कोई मुलाकात नहीं हुई। उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और सीधे घर की ओर बढ़ गया। आखिर कुछ लाख की कार उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, और वो इस बात पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। कुछ मिनटों बाद वो अपने घर पहुंचा और चाबी से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, वो ठिठक गया। उसकी आंखों में हैरानी झलक उठी, क्योंकि घर के अंदर लाइट्स जली हुई थी। टीवी पर कोई बेवकूफी भरा रोमांटिक यूथ ड्रामा चल रहा था। वो दरवाजे पर ही जम गया। पहली सोच यही आई कि शायद घर में कोई घुस आया है। उसे याद था, जब वो गया था तब लाइट्स बंद की थी, और तब से उसने कभी टीवी ऑन नहीं किया था। लेकिन जो बात और चौंकाने वाली थी, वो ये कि कमरे में किसी लड़की का सामान पड़ा हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है? उसके मन में अचानक एक अजीब सा ख्याल आया। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। रुद्र, तुम आ गए। वो आवाज रुद्र के लिए बहुत जानी पहचानी थी। उसने जब नजर उठाई तो जो नजारा सामने था, उसने उसे पूरी तरह हिला दिया। दरवाजे पर खड़ी थी ईशा। वो शायद अभी अभी नहाकर निकली थी। काले लेस नाइट गाउन में, बाल गीले और खुले हुए, चेहरे पर ताजगी और एक हल्की मुस्कान। उसकी गोरी त्वचा और चमकती आंखें ऐसे लग रही थी
जैसे किसी कलाकार ने बड़ी बारीकी से उन्हें गढ़ा हो। उसके कदमों में गुलाबी चप्पलें थी जो हर कदम पर एक नर्म खनक पैदा कर रही थी। कोई और मर्द होता तो शायद ये नजारा देखकर हैरान और उत्साहित हो जाता, लेकिन रुद्र का चेहरा गुस्से और बेचैनी से भरा था। तुमने मेरा घर कैसे ढूंढ लिया और अंदर आई कैसे? उसने सख्त लहजे में पूछा। ईशा मुस्कुराई और धीमे स्वर में बोली, रुद्र, क्या तुम भूल गए कि मैं कौन हूं? मेरे लिए तुम्हारे घर में आना कोई मुश्किल काम नहीं। रुद्र ने माथे पर हाथ रखा और झुंझलाकर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे घर नहीं रह सकती, फिर भी तुम आ गई। ईशा ने कंधे उचका दिए। मुझे न्यूटाउन में और कोई नहीं जानता। अगर तुम्हारे पास न आओ तो कहां जाऊं? वो आराम से सोफे पर बैठ गई। रुद्र ने उसके पास जाकर कहा, क्या तुम थोड़ा तो समझदारी नहीं दिखा सकती? बाहर किराए पर घर लेना इतना मुश्किल है क्या? ईशा ने मुस्कुराते हुए पैर पर पैर रखे। मैं बस कुछ दिनों के लिए रह रही हूं। इतना क्या बड़ा मसला है? और चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए कोई परेशानी नहीं बनूंगी। बस थोड़े दिन। उसकी बातों और लहजे में एक नरमी थी, मगर उसमें छिपी थी वही पुरानी खतरनाक शरारत। तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? ईशा की बात सुनकर रुद्र ने गहरी सांस ली। फिर उसने मन ही मन सोचा, तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगी, पर यह कौन गारंटी दे सकता है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा? अगर कोई और मर्द होता और ईशा इस तरह के कपड़ों में उसके घर आती तो अब तक हालात कुछ और ही होते। नहीं, किसी भी हाल में तुम मेरे घर नहीं रुक सकती। अगर तुम यहां रुकी तो मैं खुद घर छोड़ दूंगा, रुद्र ने झल्लाते हुए कहा। ईशा ने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, लेकिन मैं सलाह दूंगी कि यहीं रुको। और वो क्यों? रुद्र ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मेरी जानकारी के मुताबिक रॉकफेलर के लोग अब जान चुके हैं कि तुम न्यूटाउन में हो। बस उन्होंने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। अगर तुम अभी बाहर जाकर रहोगे तो उनके आदमी तुम्हें देख सकते हैं, और अगर उन्हें पक्का पता चल गया कि तुम न्यूटाउन में हो तो तुम्हारे सारे प्लान धरे के धरे रह जाएंगे। ईशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम? रुद्र कुछ पल के लिए सन्न रह गया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या बोले। ईशा ने गंभीर होकर कहा, मेरी मानो तो यहीं चुपचाप रहो, वरना अगर बात बाहर निकली तो मामला और बिगड़ जाएगा। रुद्र ने भौं चढ़ाई, तो तुम क्यों नहीं बाहर जाकर रहती? मैंने तुम्हें यहां रहने की इजाजत नहीं दी थी। तुम्हें किसने कहा कि बिना पूछे मेरे घर शिफ्ट हो जाओ? ईशा ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, अगर मुझे निकालना है तो निकाल दो, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं रंजीव के मामले की जांच में मदद करूं तो भूल जाओ, फिर खुद ही सब पता कर लेना। ये कहकर उसने साफ साफ धमकी दी। रुद्र उसे देखता रह गया, जैसे जमीन पर ही जम गया हो। सच तो यह था कि ईशा का उसके घर रहना कुछ परेशानी जरूर पैदा कर सकता था, लेकिन इस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी था रंजीव की खबर। अगर वो सिर्फ रीना की जांच का इंतजार करता तो पता नहीं उसे कितने दिन लग जाते। उसे ईशा की काबिलियत का अंदाजा था, इसलिए उसे लगा कि अगर वो मदद करे तो यही सबसे अच्छा विकल्प होगा। तो फिर तय क्या किया तुमने? ईशा ने मुस्कुराते हुए पूछा। रुद्र ने मजबूर होकर कहा, ठीक है, रहो यहां, लेकिन ज्यादा दिन नहीं। जल्दी से जल्दी रंजीव का मामला निपटाओ, बस यही तो समझदारी है। वो मुस्कुराई, फिर रिमोट उठाकर टीवी बंद किया और शालीनता से अपने कमरे की ओर चली गई। रुद्र ने उसकी जाती हुई पीठ को देखा और एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर बेपसी साफ झलक रही थी। घर में भले ही कई कमरे थे, लेकिन उसके साथ इस तरह किसी और का रहना उसे अजीब सा लग रहा था। कुछ देर बाद वो नहाने गया, लेकिन जैसे ही बाथरूम में दाखिल हुआ उसने देखा कि वहां पहले से ही ईशा के तमाम कॉस्मेटिक्स रखे हैं। रुद्र को समझ नहीं आता था कि आखिर एक औरत को इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों होती है। जल्दी से उसने नहाकर कपड़े बदले और अपने कमरे में जाकर लेट गया, पर बिस्तर पर लेटने के बाद भी वो करवटें बदलता रहा। नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे लग रहा था कि ईशा वाकई बहुत रहस्यमयी है। वो कभी नहीं समझ पाया कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है और वो असल में चाहती क्या है, लेकिन उसे पूरा यकीन था
ईशा का उसके घर रुकना सिर्फ घर की मरम्मत का बहाना नहीं था। इसके पीछे जरूर कोई और मकसद छिपा था। वो कितनी भी देर सोचता रहा, पर यह बात उसकी समझ से बाहर थी कि आखिर वो यहां क्यों रहना चाहती है। तभी ट्रिंग ट्रिंग, फोन की घंटी बज उठी। उसने मोबाइल उठाकर देखा, कॉल रजनीश की थी। बिना देर किए उसने तुरंत कॉल रिसीव की। मिस्टर रजनीश, क्या मेरी मंगेतर की कोई खबर मिली? रुद्र ने उत्साहित होकर पूछा। रजनीश ने सीधे कहा, मिस्टर रुद्र, मुझे अभी अभी पता चला है कि मिस प्रिया कल रात न्यू टाउन एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी। क्या ये सच है? रुद्र की आवाज उत्साह से भर गई। हाँ, क्योंकि परसों सुबह ट्रैवियो कॉर्पोरेशन की बोर्ड मीटिंग है और वो कंपनी की प्रेसिडेंट हैं, तो वहां जरूर आएंगी, रजनीश ने जवाब दिया। रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। मैं किसी को कहकर तुम्हें पैसे ट्रांसफर करवाता हूं। अरे रहने दीजिए मिस्टर रुद्र, मैंने बस थोड़ा सा मदद की है, रजनीश ने हंसते हुए कहा। रुद्र ने ज्यादा बात नहीं बढ़ाई। उसने कॉल कट की और तुरंत निहाल को मैसेज भेजा कि वो रजनीश को पैसे ट्रांसफर कर दे। सब कुछ करने के बाद वो बिस्तर पर बैठ गया। चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। आखिरकार इतने लंबे इंतजार के बाद उसे प्रिया की खबर मिल ही गई थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कणिका को फोन किया और उसे बताया कि प्रिया कल लौट रही है। ये सुनते ही कणिका ने तुरंत कल सुबह की फ्लाइट बुक कर ली। उसने कहा कि वो दोपहर तक न्यू टाउन पहुंच जाएगी। कॉल खत्म करने के बाद रुद्र बिस्तर पर लेट गया और उसकी आंखों के सामने प्रिया से पहली मुलाकात से लेकर अब तक के सारे पल एक एक करके घूमने लगे। हर याद उसके मन में किसी स्लाइड शो की तरह चल रही थी। उसके अंदर खुशी का सैलाब उमड़ आया था। वो सोचने लगा, जब कल वो प्रिया से मिलेगा तो सबसे पहले उससे क्या कहेगा। पता ही नहीं चला कब वो इन्हीं ख्यालों में खोकर धीरे धीरे सो गया। अगली सुबह ठीक 7 बजे वो जल्दी उठ गया। मोबाइल देखा, लेकिन कोई नया संदेश नहीं था। उसी समय ईशा भी जाग चुकी थी। आज उसकी कोई क्लास नहीं थी, इसलिए उसने मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद 2 ब्रेकफास्ट खरीदे और डाइनिंग टेबल पर अकेले बैठकर खाने लगी। जब उसने रुद्र को कमरे से निकलते देखा तो मुस्कुराकर पूछा, आज क्लास नहीं है क्या? रुद्र ने जवाब दिया, नहीं, आज नहीं जा रहा, कुछ जरूरी काम है। वो खुश मूड में था। उसने कार की चाबी उठाई और निकलने लगा। ईशा ने जल्दी से कहा, रुद्र, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाई हूं, खा लो। वो मुस्कुराया और बोला, नहीं, जरूरत नहीं है, मुझे भूख नहीं। इतना कहकर उसने दरवाजा खोला और जल्दी से बाहर निकल गया। घर से निकलने के बाद रुद्र अपनी नई खरीदी हुई कार लेकर सीधा न्यू टाउन एयरपोर्ट की तरफ चला गया। हालांकि उसे पता था कि प्रिया की फ्लाइट रात 8 बजे से पहले नहीं पहुंचेगी, लेकिन जैसे ही उसे प्रिया के लौटने की खबर मिली, उसका मन किसी और काम में नहीं लग रहा था। इसलिए उसने तय किया कि वो बस एयरपोर्ट जाकर वहीं उसका इंतजार करेगा। रुद्र ने कार पार्किंग में लगाई और अकेले ही वेटिंग हॉल में जाकर बैठ गया। लोगों को आते जाते देखता रहा। उसे लगा कि वक्त बहुत धीरे धीरे बीत रहा है। उसी समय उसका फोन बज उठा। रुद्र ने स्क्रीन पर नजर डाली। कॉल विवेक की थी। हेलो, रुद्र ने फोन उठाते ही कहा, अरे ये क्या समय हो गया है, आज क्लास में आए ही नहीं। विवेक की आवाज में झुंझलाहट थी। आज थोड़ा जरूरी काम है, मैं नहीं आ पाऊंगा, रुद्र ने जवाब दिया। लीव तो ली है ना? विवेक ने पूछा। हाँ, ली है। रुद्र ने पहले ही निहाल के जरिए न्यू टाउन यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट को सूचित कर दिया था, इसलिए अब क्लास न जाने पर कोई उसे परेशान नहीं करता था। ठीक है, कुछ इमरजेंसी हो तो बता देना, मैं मदद कर दूं, विवेक ने फिक्रमंद लहजे में कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, बस एक पर्सनल मामला है, रुद्र ने शांत स्वर में कहा। ठीक है, तो मैं रखता हूं, विवेक ने कहा और कॉल काट दी। रुद्र ने फोन एक तरफ रख दिया और फिर से इंतजार में डूब गया। कुछ देर बाद शाम को कणिका की फ्लाइट उतरी और वो रुद्र से वेटिंग हॉल में आ मिली। कणिका, तुम्हें इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? कल भी आ सकती थी, थोड़ा आराम कर लेती। रुद्र ने उसके थके चेहरे को देखकर कहा। कोई बात नहीं, कणिका ने हल्की मुस्कान के साथ कहा।
मुझे प्रिया की बहुत चिंता हो रही थी। उसे जल्दी देख लूंगी तो मन को चैन मिलेगा। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोचा, शायद पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही हैं जो सच में प्रिया की परवाह करते हैं। यहाँ तक कि प्रिया के माता पिता को भी शायद अभी तक यह नहीं पता कि उनकी बेटी देश लौट आई है। दोनों साथ बैठ गए और पूरे दोपहर वही इंतजार करते रहे। रुद्र ने जब फोन देखा तो रात के 7 बज चुके थे। अब तक प्रिया की फ्लाइट न्यू टाउन पहुंचने ही वाली थी। उसका अब तक शांत मन अचानक बेचैन हो उठा। कणिका के चेहरे पर भी उत्सुकता झलक रही थी। लेकिन तभी एक अप्रत्याशित खबर मिली। फ्लाइट डिले हो गई थी। जो फ्लाइट रात 8:10 पर आने वाली थी, अब 9 बजे के बाद पहुंचेगी। उनके पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए दोनों एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में गए, कुछ खाया और फिर लौटकर इंतजार करने लगे। रात 9:30 बजे विदेश से आने वाली फ्लाइट आखिरकार न्यू टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड कर गई। रुद्र और कणिका दोनों गेट की तरफ नजरें टिकाए खड़े थे। एक एक कर यात्री बाहर निकलते गए, लेकिन प्रिया का कोई अतापता नहीं था। रुद्र का दिल अब तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उत्साहित है या घबराया हुआ। दोनों भावनाएं उसके भीतर उलझ गई थी। कुछ ही मिनटों में भीड़ कम होने लगी, लेकिन अब तक प्रिया बाहर नहीं आई थी। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखने लगी। उसे डर था कि कहीं प्रिया ने फ्लाइट का टाइम बदल तो नहीं दिया। तभी कणिका ने अचानक कहा, रुद्र, वो देखो, क्या वो प्रिया नहीं है? रुद्र ने तुरंत उसकी बताई दिशा में देखा। एक बेहद आकर्षक महिला धीरे धीरे एयरपोर्ट के एग्जिट की ओर बढ़ रही थी। रुद्र जैसे जड़ हो गया। हालांकि उस महिला ने चश्मा और मास्क पहन रखा था, लेकिन रुद्र एक नजर में ही समझ गया, वो प्रिया थी। उसे देखकर रुद्र जैसे सम्मोहित हो गया हो। बस खड़ा रह गया, हिल भी नहीं पाया। उसकी आंखें उसी पर टिक गई। अब की प्रिया बिल्कुल बदल चुकी थी। हल्का सा मेकअप, काले रंग की ओएल स्कर्ट, ऊपर भूरे रंग की ट्रेंच कोट। स्कर्ट ने उसकी परफेक्ट बॉडी शेप को और निखार दिया था। उसकी गोरी टांगे और हाई हील्स में उठता आत्मविश्वास। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो अब एक डोमिनेंट, एलिगेंट वुमन बन चुकी है। उसके साथ एक और महिला चल रही थी, जो शायद उसकी असिस्टेंट थी। प्रिया। कणिका अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकी और जोर से पुकार बैठी। प्रिया ने आवाज सुनकर मुड़कर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर न तो कोई मुस्कान थी, न हैरानी, बल्कि उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी अजनबी को देख रही हो। कणिका ने हैरानी से फुसफुसाया, ये क्या हो गया? वो मुझे पहचान क्यों नहीं रही? प्रिया ने बस एक ठंडी नजर डाली और बिना कुछ कहे हाई हील्स की टिक टिक के साथ सीधी बाहर निकल गई। रुद्र, लगता है प्रिया अब मुझे पहचानती ही नहीं। कणिका की आवाज टूटती सी लगी। रुद्र तब तक सदमे से बाहर नहीं निकला था, लेकिन उसकी बात सुनकर तुरंत होश में आया और बोला, ऐसा कैसे हो सकता है? शायद हमसे थोड़ी दूर थी, इसलिए पहचान नहीं पाई होंगी। कणिका ने धीरे से सिर हिलाया, शायद। पर तब तक प्रिया एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकल चुकी थी। रुद्र एक पल भी नहीं रुका। वो तेजी से उसकी ओर दौड़ पड़ा। प्रिया। उसकी आवाज में बेसब्री और भावना दोनों थी। प्रिया ने कदम रोककर रुद्र की तरफ देखा, लेकिन उसकी नजर उतनी ही ठंडी थी जितनी कुछ देर पहले कणिका के लिए थी। रुद्र और कणिका ने कभी नहीं सोचा था कि वे प्रिया से दोबारा ऐसे हालात में मिलेंगे। प्रिया ने उन्हें ऐसे देखा जैसे वो दोनों उसके लिए बिल्कुल अजनबी हों। रुद्र को अचानक शक हुआ कि कहीं उसने गलत इंसान तो नहीं पहचान लिया। सामने खड़ी औरत का नाम और चेहरा प्रिया से मिलता जुलता हो सकता है, लेकिन क्या इतनी बड़ी समानता सिर्फ एक इत्तेफाक हो सकती है? ऐसा होना लगभग नामुमकिन था। अगर ये सच में प्रिया ही है, तो फिर उसकी आंखों में ऐसा ठंडा, अपरिचित भाव क्यों था? अगर वो जानबूझकर उन्हें न पहचानने का नाटक कर रही होती, तो उसकी आंखों में ये सच्ची उलझन नहीं होती, क्योंकि ऐसी निगाहें झूठी नहीं लगती। रुद्र ने महसूस किया कि उसका पूरा बर्ताव अब पहले जैसा नहीं रहा। वो वही प्रिया नहीं थी जिसे वो जानता था। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? प्रिया ने शांत लहजे में पूछा। रुद्र ने अविश्वास से कहा, तुम मुझे पहचानती नहीं?
प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। कणिका अचानक आगे बढ़ी। उसकी आवाज में घबराहट और उम्मीद दोनों थी। प्रिया, तुम सच में रुद्र को नहीं पहचानती। ये तुम्हारा मंगेतर है। तुम्हें अंदाजा है हम तुम्हें कितने समय से ढूंढ रहे हैं। प्रिया ने कणिका की ओर देखा। चेहरा अब भी उलझन से भरा था। भौहें सिकोड़ते हुए बोली, आप कौन हैं? कणिका लगभग चिल्ला पड़ी। मैं कणिका हूं, तुम्हारी कजिन। क्या तुम मुझे भी नहीं पहचानती? प्रिया ने सिर हिलाया। माफ कीजिए, मैं आप दोनों को नहीं जानती। मेरी कोई कजिन या मंगेतर नहीं है। शायद आप लोग किसी और को समझ रहे हैं। कणिका हैरान रह गई। ये असंभव है। हम कैसे गलती कर सकते हैं? वो झटके से प्रिया के पास गई और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। प्रिया तुरंत 2 कदम पीछे हटी और उसी पल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा उसका असिस्टेंट दौड़ता हुआ अंदर आया। रुको, एक बॉडीगार्ड ने ठंडे स्वर में कहा। रुद्र की नजर कड़ी हो गई। उसने ठंडे लहजे में कहा, सारे हट जाओ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। मुख्य बॉडीगार्ड ने भौहें चढ़ाई। तुम लोग कौन हो? रुद्र ने सीधा जवाब दिया, मैं उसका मंगेतर हूं। मिस प्रिया का कोई मंगेतर नहीं है। इन्हें पकड़ो। बॉडीगार्ड ने चिल्लाते हुए रुद्र पर झपट्टा मारा। रुद्र ने कणिका से कहा, कणिका, इन्हें मुझ पर छोड़ दो, और वो तेजी से बॉडीगार्ड्स की तरफ बढ़ गया। उधर कणिका ने प्रिया के असिस्टेंट को धक्का देकर हटाया और खुद प्रिया का हाथ पकड़ लिया। उसने उसकी बाह की आस्तीन ऊपर उठाई और देखा कि प्रिया की गोरी कलाई पर सिक्के के आकार का पुराना निशान था। कणिका जैसे पत्थर की तरह जड़ हो गई। वो 100% यकीन के साथ कह सकती थी, ये प्रिया ही थी। वो निशान तब का था जब बचपन में दोनों पहाड़ पर खेलने गए थे और प्रिया एक पत्थर पर गिरकर घायल हो गई थी। उस जख्म का निशान आज तक बाकी था। तब प्रिया ने डर के मारे कणिका से कहा था कि किसी को इस बारे में मत बताना। वो बात सिर्फ उन्हीं 2 को पता थी, यानी ये निशान झूठा नहीं हो सकता था। इस बीच रुद्र ने प्रिया के बॉडीगार्ड्स को पल भर में काबू कर लिया। प्रिया ने मौका पाते ही गुस्से से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, तुम दोनों आखिर हो कौन? कणिका ने कांपते स्वर में कहा, प्रिया, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? प्रिया ने ठंडी नजरों से देखा। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें नहीं जानती। मेरी कोई कजिन नहीं है। कणिका लगभग टूटती आवाज में बोली। तो फिर रुद्र को भी नहीं पहचानती? ये तुम्हारा मंगेतर है। प्रिया ने रुद्र की तरफ देखा। थोड़ी देर के लिए उसकी आंखों में उलझन झलकी, पर फिर उसने सिर हिलाया। सॉरी, मेरा कोई मंगेतर नहीं है और मैं इस आदमी को भी नहीं जानती। रुद्र और कणिका दोनों जैसे वहीं जमे रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो वही प्रिया थी और फिर भी जैसे उनकी दुनिया से पूरी तरह मिट चुकी थी। प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, मैं नहीं जानती आप दोनों कौन हैं और जानना भी नहीं चाहती। शायद आप गलतफहमी में हैं। अब अगर आपने मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। ये कहकर वो एयरपोर्ट के गेट की तरफ बढ़ी। रुद्र की आंखों में बेचैनी तैर गई। वो आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। प्रिया, ध्यान से देखो, मैं हूं रुद्र। क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानती? प्रिया ने ठंडे स्वर में कहा, माफ कीजिए, मैं सच में आपको नहीं जानती। छोड़ दीजिए मेरा हाथ। रुद्र ने दांत भींचते हुए कहा, जरा सोचो, मैं तुम्हारा मंगेतर हूं। तुम मुझे कैसे भूल सकती हो? प्रिया का चेहरा अब सख्त हो चुका था। अभी मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। रुद्र ने पकड़ नहीं छोड़ी। प्रिया ने अपने असिस्टेंट से कहा, दीप, पुलिस को कॉल करो। दीप ने तुरंत फोन निकाल लिया। रुद्र ने प्रिया के चेहरे पर सच्ची घबराहट देखी और उसी पल समझ गया कि वो सचमुच उन्हें नहीं पहचान रही थी। जबरदस्ती करने का अब कोई मतलब नहीं था। उसने गहरी सांस ली और धीरे से उसका हाथ छोड़ दिया। प्रिया ने उसकी तरफ बस एक नजर डाली, फिर बिना पीछे देखे ऊंची एडी की सैंडल की आवाज के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकल गई। रुद्र और कणिका बस वहीं खड़े रह गए, आंखों में सदमा, उलझन और दर्द का सैलाब लिए हुए, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि प्रिया को इतने सालों बाद ढूंढने के बाद मुलाकात इस तरह खत्म होगी। न्यू टाउन एयरपोर्ट की लॉबी में
प्रिया बिना पीछे मुड़े एयरपोर्ट से बाहर निकल गई, जबकि रुद्र और कणिका वहीं खड़े रह गए। उनके चेहरे पर उलझन साफ झलक रही थी। इस समय दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ। रुद्र, प्रिया ने हमें क्यों नहीं पहचाना? कणिका ने आश्चर्य और थोड़ी बेचैनी भरी नजरों से पूछा। मुझे भी नहीं पता, रुद्र ने हल्के से सिर हिलाया। मैं पक्की हूं कि अभी जो लड़की थी वही प्रिया थी, पर वो हमें ऐसे देख रही थी जैसे जैसे हम अजनबी हों। ये कैसे हो सकता है? कणिका ने धीरे से कहा। थोड़ी देर सोचने के बाद रुद्र ने धीमे स्वर में कहा, कणिका, क्या तुम्हें लगता है कि प्रिया की याददाश्त खो गई है? याददाश्त खो गई? कणिका ने हैरानी भरी नजरों से रुद्र को देखा। हाँ, एमनीसिया यानी स्मृति हानि, रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा और आगे जोड़ा। अगर तुम्हें पक्का यकीन है कि हमने किसी गलत व्यक्ति को नहीं देखा, पर प्रिया हमें बिल्कुल नहीं पहचान रही, तो इसका मतलब साफ है, उसे अपनी याददाश्त खोनी ही पड़ी है। इतनी अचानक उसे याददाश्त क्यों खो गई? कणिका ने उलझन में पूछा। ये मैं भी नहीं जानता, पर मुझे लगता है कि इसकी वजह ट्रैवियो कॉर्पोरेशन की जनरल मैनेजर बनने की प्रक्रिया और उसके इस दौरान लापता रहने से जुड़ी होगी, रुद्र ने धीरे से कहा। रुद्र की बातें सुनकर कणिका का चेहरा चिंता और बेचैनी से भर गया। तो अब तुम क्या करने वाले हो? मैं कल ट्रैवियो कॉर्पोरेशन जाकर उसे ढूंढूंगा। रुद्र की आवाज में ठहराव और दृढ़ता थी। वो शायद तुम्हें फिर नहीं देखना चाहेगी, है ना? कणिका ने बेबसी भरे स्वर में कहा। वो मुझे नहीं देखना चाहती, पर मुझे उसके मिलने का रास्ता पता है, रुद्र ने बेपरवाह स्वर में जवाब दिया। फिर आगे जोड़ा, कणिका, तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। कोई भी हो, हम आखिरकार प्रिया को ढूंढ ही चुके हैं। भले ही अभी वो हमें न पहचाने, हम कम से कम इतना जान सकते हैं कि वो किसी खतरे में नहीं है। बाकी बातें हम धीरे धीरे सुलझा लेंगे। ठीक है। कणिका ने रुद्र की बातें सुनकर राहत की सांस ली। उसे लगा रुद्र सही कह रहा है। भले ही वर्तमान हालात उनके उम्मीद के अनुसार नहीं थे, पर कम से कम प्रिया ठीक थी। रुद्र ने कणिका को न्यूटाउन के एक 5 सितारा होटल छोड़ दिया और फिर अकेले घर लौट आया। घर पहुंचने पर उसने देखा कि ईशा अकेली सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। ईशा ने रुद्र की तरफ देखा और धीरे से पूछा, रुद्र, आज तुमने क्या किया? इतना देर क्यों हो गई? रुद्र ने यह सुनकर कुछ पल के लिए ठिठक कर देखा। फिर वो उसके पास गया और गंभीर स्वर में बोला, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? मदद? ईशा की आंखों में थोड़ी उलझन चमकी, लेकिन वह देख सकती थी कि रुद्र इस समय अच्छा मूड में नहीं था और उसकी आवाज भी गंभीर थी। क्या चाहिए? उसने धीरे से पूछा। मुझे ट्रैवियो कॉर्पोरेशन के कुछ शेयर चाहिए। ज्यादा नहीं, बस इतना कि मैं बोर्ड मीटिंग में हिस्सा ले सकूं। पर समय कम है, मुझे ये कल सुबह 8 बजे से पहले कर लेना है। रुद्र जानता था कि प्रिया से फिर से मिलना आसान नहीं होगा। आखिर उसने उसके बॉडीगार्ड को पीट दिया था, इसलिए उसके आसपास के लोग सतर्क होंगे, और अगर रुद्र जल्दबाजी में प्रिया को ढूंढेगा तो वो और भी सतर्क हो जाएगी। रुद्र ने रजनीश से सुना था कि प्रिया शेयर होल्डर्स मीटिंग में शामिल होने लौट चुकी थी। ऐसे में रुद्र ट्रैवियो कॉर्पोरेशन का शेयर होल्डर बनकर मीटिंग में शामिल हो सकता था। इसी रास्ते से वो प्रिया से मिल सकता था। शुरू में रुद्र ने सोचा था कि नेहाल से ये काम करवा लिया जाए, लेकिन बाद में उसने महसूस किया कि नेहाल मुंबई में है और न्यूटाउन पर उसका प्रभाव सीमित है। साथ ही समय इतना कम था कि नेहाल शायद इसे सुलझा भी न पाए। इसलिए रुद्र ने ईशा से मदद मांगने का फैसला किया। तुम अचानक ट्रैवियो कॉर्पोरेशन में इतनी रुचि क्यों दिखा रहे हो? ईशा ने पूछा। इतना जानने की जरूरत नहीं, बस बताओ, मदद करोगी या नहीं? रुद्र ने धीमे स्वर में कहा। रुद्र, क्या तुमने कभी किसी को ऐसे मदद मांगते देखा है? अगर सच में मेरी मदद चाहिए तो मुझे पहले बताओ कि क्या हुआ, तभी मैं सोचूंगी, ईशा ने सामान्य स्वर में कहा। रुद्र ने गहरी सांस ली और ईशा को प्रिया की पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर ईशा को मोटा मोटा अंदाजा हो गया कि क्या चल रहा है। उसने हल्के स्वर में कहा, असल में मुझे इस मामले में मदद नहीं करनी चाहिए। आखिरकार इसका सेठी से ज्यादा लेना देना नहीं है, पर चूंकि तुम प्रिया के प्रति ईमानदार हो, मैं इस बार मदद कर दूंगी। सच में?
रुद्र ने नहीं सोचा था कि ईशा इतनी जल्दी मान जाएंगी। हाँ, सच में मैंने कभी तुमसे झूठ बोला है? ईशा मुस्कुराई, फिर अपना फोन उठाकर कॉल करने लगी। रुद्र घबराते हुए उसके पास बैठा रहा। आधे घंटे के भीतर ईशा ने फोन नीचे रखा और कहा, ठीक है, मैंने तुम्हारा काम सुलझा दिया है। इतना जल्दी? अब तुम्हारे पास ट्रैवियो कॉर्पोरेशन के पुणे शाखा के 3% शेयर है। ये ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना पर्याप्त है कि तुम मीटिंग में हिस्सा ले सको। शेयर ट्रांसफर और ट्रांजैक्शन का काम जब मौका मिले तब कर सकते हो। रुद्र ईशा को देखकर हैरान रह गया। वो सच में विश्वास नहीं कर पा रहा था। शुरू में उसने सोचा था कि ये काम बहुत मुश्किल होगा, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईशा आधे घंटे में ये काम निपटा देंगी। रुद्र को लगा कि यह औरत सच में बेहद रहस्यमय है। चाहे मुंबई हो या न्यू टाउन, ईशा की शक्ति सच में डरावनी थी। मिस ईशा, आप कौन हैं? रुद्र ने डिसबिलीफ के साथ पूछा। ईशा ने रुद्र की तरफ बेपरवाह निगाह डाली और धीरे से कहा, तुम्हें अभी ये जानने की जरूरत नहीं। जब तुम सेठी से निपटने लायक मजबूत हो जाओगे तब मैं बताऊंगी। रुद्र ने ईशा की ओर निराशा भरी मुस्कान दी और फिर अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। जब प्रिया एयरपोर्ट से बाहर आई, उसने कार लेकर घर की ओर रुख किया। प्रिया ट्रैवियो कॉर्पोरेशन की नई प्रेसिडेंट थी, इसलिए उसका घर कोई मामूली जगह नहीं हो सकता था। वो लगभग 800 वर्ग मीटर के 2 मंजिला विला में अकेली रहती थी। विला के इंटीरियर भी बेहद शानदार थे। घर पहुंचकर उसने हाई हील्स उतारे और नंगे पैर बाथरूम की ओर चली गई। आधा घंटा बाद प्रिया बाथरोब पहनकर बाहर आई। उसके चेहरे पर हल्की लाली थी और उसकी खूबसूरती और भी निखरी हुई लग रही थी। वह बालकनी पर बैठी खुद के लिए रेड वाइन का गिलास भरा और बाहर के नजारे में खो गई। वाइन के गिलास को धीरे धीरे घुमाते हुए भी उसके मन में अभी भी एयरपोर्ट पर रुद्र से हुई मुलाकात की याद ताजा थी। ये आदमी मुझे इतना जान पहचान सा क्यों लग रहा है? प्रिया की आंखों में संदेह की झलक थी। हालांकि एयरपोर्ट पर उसने कहा था कि वह रुद्र और कनिका को नहीं जानती, लेकिन वास्तव में जब उसने रुद्र को पहली बार देखा तो उसे अजीब सा एहसास हुआ कि उसने उसे पहले कहीं देखा है, बस याद नहीं आ रहा था। कहा, क्या ये सच में मेरा मंगेतर हो सकता है? प्रिया ने अपने आप से धीरे से कहा और उसके चेहरे पर संदेह और बढ़ गया, लेकिन जल्दी ही उसने इस ख्याल को खारिज कर दिया और धीरे से बोली, नामुमकिन। अगर ये सच में मेरा मंगेतर है तो जब मैं अस्पताल में थी तब मैं उसे क्यों नहीं देखी? और कैसे वो नहीं जानता कि मेरी याददाश्त खो गई थी? ऊपर से मैं बचपन से ही विदेश में रही हूं। पुणे में मेरा मंगेतर कैसे हो सकता है? इतना कहकर प्रिया ने दस्तावेज उठाया और उसे ध्यान से पढ़ने लगी। रुद्र के बारे में सोचना बंद कर दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे रुद्र जल्दी उठ गया, नहा धोकर घर से निकल गया। जब रुद्र ने ट्रैवियो कॉर्पोरेशन पहुंचा तब सुबह 7 बज चुके थे। इस समय कॉर्पोरेशन की पार्किंग में कई लग्जरी कारें खड़ी थी। आज ट्रैवियो कॉर्पोरेशन की शेयर होल्डर्स की बैठक थी और यहाँ के हर शेयर होल्डर की संपत्ति 100 मिलियन रुपए से अधिक थी। इसलिए जब रुद्र ने अपनी टोयोटा पार्किंग में घुसाई तो सुरक्षा गार्ड्स ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया। चूंकि पार्किंग शेयर होल्डर्स के लिए थी, रुद्र ने झगड़ा करने की जहमत नहीं उठाई। उसने कार बाहर खड़ी की और सीधे पहले फ्लोर के लॉबी की ओर बढ़ गया। रजनीश को पता था कि रुद्र ट्रैवियो कॉर्पोरेशन का शेयर होल्डर बन गया है, इसलिए वह उसे लेकर बहुत उत्साहित था। रुद्र को देखकर रजनीश ने तुरंत मुस्कुराते हुए सम्मानपूर्वक कहा, मिस्टर सिंघानिया, आखिरकार आप आ ही गए। उस समय रजनीश की नजर रुद्र पर ऐसे थी जैसे वो कोई भाग्य का देवता हो। पहले उसने बस प्रिया की फ्लाइट की जानकारी दी थी और फिर रुद्र ने नेहा से कहकर रजनीश के अकाउंट में 20 मिलियन ट्रांसफर करवा दिए थे। ये 2 साल की सैलरी के बराबर था। खुशी होना लाजमी था। मुझे कॉन्फ्रेंस रूम तक ले चलो, रुद्र ने बेफिक्र अंदाज में कहा। जी जी। रजनीश जल्दी जल्दी सिर हिलाकर रुद्र को शेयर होल्डर्स के ऑफिस तक ले गया। ऑफिस पहले से ही लोगों से भरा हुआ था, सभी ट्रैवियो कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर। लेकिन रुद्र को देखकर सब हैरान रह गए। कोई उसे नहीं जानता था। इस पर रजनीश ने पहल की और शेयर होल्डर्स को रुद्र की पहचान बताई। जब उन्हें पता चला कि रुद्र ने ट्रैवियो कॉर्पोरेशन का 3% शेयर खरीदा है
तो सबके चेहरे पर चौंक झलक गई। हालांकि 3% ज्यादा बड़ा हिस्सा नहीं लगता, लेकिन ट्रैवियो कॉरपोरेशन के अधिकांश शेयर ट्रैवियो मुख्यालय वाले लोग नियंत्रित करते थे। अधिकांश शेयर होल्डर्स के पास 1% से भी कम शेयर थे और 5% होना बहुत बड़ा माना जाता था। और रुद्र अभी इतना युवा है, फिर भी उसके पास इतने शेयर हैं। इसका मतलब था कि उसका बैकग्राउंड कोई साधारण नहीं हो सकता। कुछ ही समय में सारे शेयर होल्डर्स ने रुद्र के सामने इज्जत दिखाने की पहल की। रुद्र बस लाचार होकर इन लोगों से निपटता रहा। सुबह 8 बजे प्रिया अपनी असिस्टेंट के साथ बैठक कक्ष में दाखिल हुई। आज प्रिया ने काला यूनिफॉर्म पहन रखा था। वो बहुत सक्षम लग रही थी और उसकी आभा असाधारण थी। प्रिया को देखकर लगभग सभी लोग चुप हो गए। सब जानते थे कि इस महिला के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रिया सबसे आगे बैठी और शेयर होल्डर्स की बैठक शुरू की, लेकिन उसकी नजर अचानक नीचे बैठे रुद्र पर पड़ी। प्रिया थोड़ी देर के लिए हैरान रह गई। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि रुद्र ट्रैवियो कॉरपोरेशन का शेयर होल्डर होगा, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला और बैठक की तैयारी में जुट गई। रुद्र ने बैठक के दौरान अधिकांश समय प्रिया को घूरते हुए बिताया, चर्चा पर ध्यान नहीं दिया। उसके लिए प्रिया में जो बदलाव था, चाहे उसकी आभा हो या बिजनेस निर्णय, ये देखकर रुद्र को यकीन हो गया कि सामने वाली महिला सीईओ उसकी मंगेतर नहीं हो सकती। रुद्र समझ ही नहीं पा रहा था कि प्रिया ने ऐसा बदलाव कैसे किया। शेयर होल्डर्स की बैठक पूरे सुबह चली। रुद्र ने इंतजार किया जब तक कि बैठक खत्म नहीं हुई। बैठक के बाद प्रिया बैठक कक्ष से बाहर निकली। रुद्र तुरंत उठकर उसके पीछे गया। रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, प्रिया, क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? प्रिया ने सिर घुमाकर रुद्र की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं तुम्हें नहीं जानती। अगर काम की बात है तो मेरी असिस्टेंट से कह सकते हो, और अगर व्यक्तिगत मामले हैं तो मेरे पास समय नहीं है। रुद्र ने उत्साह से कहा, प्रिया, मुझे पता है कि अब तुम मुझे याद नहीं कर रही, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मुझे कुछ समय दो। मैं वो सब बताना चाहता हूं। क्या तुम्हें ये जानने की जिज्ञासा नहीं है कि मामला क्या है? प्रिया ने उसकी ओर झिझकते हुए देखा। दरअसल वह भी ये जानने के लिए उत्सुक थी कि रुद्र ने क्यों कहा कि वो उसकी मंगेतर है और क्यों उसे वो इतनी परिचित लग रही थी। अगर तुम मुझे समय दोगी, मैं वादा करता हूं कि इस मामले को तुम्हें पूरी तरह समझा दूंगा, रुद्र ने दृढ़ता से कहा। प्रिया ने रुद्र की ओर देखा। उसका चेहरा झिझकते हुए बदल गया। असल में उसे ऐसा लग रहा था कि उसने रुद्र को कहीं पहले भी देखा है, और इस तरह का अजीब सा परिचित लगना झूठ नहीं हो सकता था। प्रिया ने देखा कि रुद्र की आवाज बेहद गंभीर और सच्ची थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब दोपहर का ब्रेक है, मैं तुम्हें आधा घंटा दे सकती हूं। यहां बहुत लोग हैं, इसलिए ऑफिस में बात करते हैं। ठीक है, रुद्र ने जल्दी से सिर हिलाया। प्रिया ने रुद्र की तरफ एक हल्की नजर डाली और फिर अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गई। रुद्र उसके पीछे पीछे चला। कुछ ही देर में वे दोनों ऑफिस पहुंच गए। प्रिया ने पहल करते हुए रुद्र के लिए चाय बनाई और सोफे पर बैठकर कहा, अगर तुम्हें अभी कुछ कहना है तो सीधे बता दो। तुम सच में मुझे नहीं याद कर रही हो? रुद्र ने गंभीर होकर पूछा। बिल्कुल नहीं, प्रिया ने धीरे से सिर हिलाया। तो कणिका का क्या? कणिका तुम्हारी कजिन है, तुम्हें उसका पता नहीं है? रुद्र ने दबाव डालते हुए पूछा। माफ करना, मेरी कोई कजिन ही नहीं है। प्रिया ने फिर से सिर हिलाया। तो अब तुम्हें क्या याद है? रुद्र ने बेबस होकर पूछा। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? प्रिया को रुद्र का सवाल कुछ अजीब लगा और उसने चिल्ला दिया। रुद्र को एहसास हुआ कि उसके शब्द थोड़े सीधे और अचानक लग रहे हैं। आखिरकार प्रिया की नजरों में वो बस एक अजनबी था। अजनबी जो अचानक इतनी निजी बातें पूछ रहा हो, वो थोड़ा डरावना भी लग सकता है। उसने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, चूंकि अब तुम मुझे याद नहीं कर रही हो और कणिका को भी नहीं जानती, तो मैं तुम्हें हमारी कहानी संक्षेप में बता देता हूं। देखो, तुम्हें कितना याद रहता है, तो बताओ। प्रिया को भी जिज्ञासा थी कि रुद्र उसे खोजने में इतना क्यों जिद्दी है, इसलिए उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। रुद्र ने अपनी बातें व्यवस्थित की और फिर प्रिया को उनके बीच हुई सारी घटनाएं सुनाई।
यहाँ तक कि जब प्रिया ने रुद्र की धोखाधड़ी की वजह से देश छोड़ने का फैसला किया, तब भी उसने कुछ छुपाया नहीं, क्योंकि रुद्र को लगता था कि अगर प्रिया वाकई उसे पहचान नहीं रही थी क्योंकि उसका मेमोरी लॉस्ट हो गया था, तो ये बातें शायद उसकी यादें वापस जगा सकती है। प्रिया रुद्र की बातें सुनकर चौंक गई। उसने महसूस किया कि रुद्र झूठ नहीं बोल रहा। उसके स्वर और भाव से स्पष्ट था कि वो बेहद गंभीर है। प्रिया ने खुद को संभाला और धीरे से कहा, तुम्हारी कहानी बहुत छू लेने वाली है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम मुझे किसी और समझ रहे हो। मैंने किसी और को नहीं समझा। मुझे 100% यकीन है कि तुम मेरी मंगेतर हो। रुद्र ने सीधे जवाब दिया। प्रिया ने हंसते हुए कहा, तुम अभी कह रहे थे कि मैं मेहरा मैनर परिवार की हूं। मेरे पिता यशवर्धन है और मेरी मां सुमित्रा, है ना? बिल्कुल। रुद्र ने हल्का सिर हिलाया। लेकिन मैं मेहरा मैनर से बिल्कुल नहीं हूं। मैं बचपन से ही अमेरिका में रही हूं। मैंने उस मेहरा फैमिली एस्टेट में कभी कदम नहीं रखा जहां तुम बता रहे हो। और मेरे पिता का नाम विजेंद्र मेहरा है, मां का नाम विजयलक्ष्मी। ये दोनों वो लोग नहीं हैं जिनके बारे में तुम कह रहे हो। प्रिया ने शांत लहजे में कहा। रुद्र के कानों में ये बातें पड़ते ही वह ठिठक गया। उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम मुझसे झूठ बोल रही हो? रुद्र ने हकलाते हुए पूछा। इस बारे में तुम्हें झूठ क्यों बोलूं? मेरी मां ट्रैवियो कॉर्पोरेशन की मुख्य कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट है और मेरे पिता की अमेरिका में अपनी कंपनी है। यही वजह है कि मैं ट्रैवियो कॉर्पोरेशन की पुणे शाखा में हूं। प्रिया ने गंभीरता से कहा, यह असंभव है। रुद्र ने उत्साहित होकर चिल्लाया, यह सच है। असंभव? तुम्हारे पिता का नाम यशवर्धन है। मैं तुम्हारे माता पिता से मिल चुका हूं। रुद्र ने फिर पूछा, क्या किसी ने तुम्हें यह सब बताया या ये तुम्हारी अपनी यादें हैं? प्रिया ने रुद्र की ओर झिझकते हुए देखा। इसी देखकर रुद्र ने जल्दी से पूछा, किसी और ने तुम्हें ये सब बताया ना? सच में तुम्हें खुद याद ही नहीं है ना? प्रिया ने गहरी सांस ली और धीरे कहा, तुम सही हो। कुछ महीने पहले मेरी कार एक्सीडेंट हुई थी। जब मैं होश में आई, मेरी यादें चली गई थी। मेरी मां ने मुझे ये सब बताया। रुद्र ने प्रिया की तरफ देखकर कड़वी हंसी रोक नहीं पाया। उसे अब सब समझ आ गया। दरअसल प्रिया लंबे समय तक गुम थी क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद उसकी यादें चली गई थी। फिर अचानक कुछ लोग आए और उन्होंने खुद को प्रिया के माता पिता बनाकर उसके लिए एक नकली पहचान बना दी। क्योंकि प्रिया की यादें चली गई थी, उसने उन लोगों की बातें सच मान ली। लेकिन रुद्र को समझ नहीं आया कि सामने वाले का मकसद क्या था। प्रिया के बताए हुए माता पिता सभी अमीर लोग थे। उन्हें प्रिया को धोखा देने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए था। रुद्र ने केवल एक संभावना सोची, और वो ये कि जिसने प्रिया को धोखा दिया शायद वो सेठी के लोग थे। वे स्पष्ट रूप से इस तरीके से प्रिया और रुद्र को नियंत्रित करना चाहते थे। ये सोचकर रुद्र के दिल में ठंडक दौड़ गई। एक अनोखा डर उसके भीतर फैल गया, लेकिन उसने खुद को शांत करने की पूरी कोशिश की। प्रिया, मुझे लगता है तुम्हें धोखा दिया गया है। धोखा? प्रिया ने हल्की भौहें तानी। तुम्हें धोखा दिया गया है। तुम विजेंद्र मेहरा की बेटी नहीं हो। तुम्हारे पिता यशवर्धन है। रुद्र ने पुख्ता लहजे में कहा। असंभव। मुझे लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। प्रिया ने रुद्र की तरफ सिर हिलाया। मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? रुद्र ने जैसे ही सुना कि प्रिया उसे झूठा कह रही है, उसकी आवाज में उत्तेजना झलक उठी। तो मुझसे झूठ क्यों बोलोगी? सही कहा, रुद्र ने सिर हिलाते हुए कहा। तो फिर बताओ, मेरे माता पिता ने मुझे झूठ क्यों बताया? प्रिया थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, मेरे पिता अमेरिका के एक बड़े बिजनेसमैन हैं और मेरी मां ट्रैवियो कॉर्पोरेशन की वाइस प्रेसिडेंट। उनके पास मुझे झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। और जब मैं जागी तो पहले लोग जिन्हें मैंने देखा वो वही थे। और तुम लगातार कहते रहते हो कि यशवर्धन मेरे पिता है, तो फिर उन्होंने मुझसे संपर्क क्यों नहीं किया? ये रुद्र की आंखों में थोड़ी बेपसी झलक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रिया की स्थिति को कैसे समझाए, लेकिन उसे प्रिया को जगाना ही होगा, नहीं तो वो सेठी के लोगों के चंगुल में फंसी रहेगी। तुम मेरी मंगेतर हो।
मेरे लिए ये लोग तुम्हारे माता पिता बनकर सामने आए। हो सकता है तुम्हारे लिए समझना मुश्किल हो, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सच है, रुद्र ने समझाया। तुम्हारे पास कोई सबूत है? प्रिया ने पूछा। मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि ये लोग तुम्हारे असली माता पिता नहीं हैं। रुद्र ने हताश होकर सिर हिलाया, लेकिन प्रिया की बात ने उसे एक चीज याद दिला दी। उसने उंगली से ताली बजाई। हाँ, सबूत। प्रिया कुछ नहीं बोली। प्रिया, मेरी बात सुनो। अभी तुम्हारे सामने दो पहचाने हैं, एक जो मैं कह रहा हूं और दूसरी जो तुम सोचती हो। हाँ, प्रिया ने सिर हिलाया। हालांकि मैं साबित नहीं कर सकता कि तुम मेरी मंगेतर हो, और मैं ये भी साबित नहीं कर सकता कि मैंने जो कहा वो सच है, लेकिन क्या विजेंद्र मेहरा और बाकी लोग ये साबित कर सकते हैं कि उन्होंने जो कहा वो सच है? रुद्र ने पूछा। प्रिया चुपचाप रुद्र की ओर देख रही थी। तो अब तुम्हारी असली पहचान साबित करने का एक ही तरीका है, रक्त संबंध। रुद्र उत्साहित होकर बोला। रक्त? प्रिया ने अजीब नजर से रुद्र को देखा। हाँ, अगर मैं साबित कर दूं कि तुम यशवर्धन की बेटी हो, तो इसका मतलब है कि मैं सच कह रहा था। अगर तुम उसकी बेटी नहीं हो, तो इसका मतलब है कि विजेंद्र मेहरा और बाकी लोग सच कह रहे थे। रुद्र ने आगे कहा। तुम्हारी बात तो कुछ हद तक सही लग रही है। प्रिया ने होंठ काटे और उसकी आंखों में हल्की उलझन झलकने लगी। ये आसान है, अभी मेरे साथ मुंबई चलो। यशवर्धन को ढूंढकर डीएनए टेस्ट कर लेंगे, फिर सब सच सामने आ जाएगा। रुद्र उठ खड़ा हुआ और प्रिया को खींचते हुए बोला, लेकिन प्रिया वहीं बैठी रही। वो रुद्र पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकती थी, नहीं ये तय कर पाई कि वह अच्छा इंसान है। उसने धीरे धीरे कहा, मुझे लगता है तुम्हारा तरीका ठीक है, लेकिन मुझे खुद वहां जाने की जरूरत नहीं है। तुम यशवर्धन को बुलाकर मेरे साथ डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। अब समय नहीं है। अगर सेठी के लोग जान गए कि मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तो वे हमें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। मुझे तुम्हें अभी ले जाना होगा, रुद्र ने बेचैनी में कहा। लेकिन, प्रिया ने बोलना चाहा। कोई लेकिन नहीं। क्या तुम्हें अपनी असली पहचान जानने की जिज्ञासा नहीं है? क्या तुम नहीं जानना चाहती कि तुम्हारे असली माता पिता कौन हैं? अगर मैं तुम्हारा मंगेतर नहीं हूं, तो मैं इतना समय तुम्हारे लिए क्यों बर्बाद करूं? रुद्र ने जोर से कहा। भले ही तुम सच बोल रहे हो, मैं तुमसे नहीं जा सकती। मुझे अभी भी काम निपटाना है। प्रिया ने हल्का सिर हिलाया। तुमने अब तक नहीं समझा क्या हो रहा है। रुद्र पूरी तरह हताश हो गया। थोड़ी देर हिचकिचाने के बाद उसने फोन निकाला और कनिका को डायल किया। फिर बोला, 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। प्रिया चुप रही। हेलो रुद्र, क्या हुआ? कनिका ने थकी आवाज में जल्दी से फोन उठाया। कनिका, तुरंत मुझे प्रिया और तुम्हारी कुछ फोटो ढूंढ कर भेजो, और प्रिया के परिवार की कोई ग्रुप फोटो भी चलेगी। बस जो उसकी असली पहचान साबित करे वही पर्याप्त है। रुद्र ने जल्दी जल्दी कहा। ठीक है, समझ गई। कनिका ने तुरंत बात समझ ली। उसने तुरंत हाँ कहा और फोन काट दिया। थोड़ी ही देर में रुद्र को कनिका से सारी फोटो मिल गई। फोटो कई थी, लेकिन सभी प्रिया से संबंधित थी। रुद्र ने फोन प्रिया को थमा दिया और धीरे से कहा, अब ये देखो, क्या ये तुम हो? प्रिया थोड़ी देर हिचकिचाई, फिर फोन उठाकर ध्यान से देखने लगी। कुछ सेकंड बाद उसकी नजर अजीब हो गई। शुरुआत में उसे लगा कि फोटो में वही है, लेकिन हो सकता है फोटो एडिट की गई हो। शायद कोई बस उससे थोड़ा मिलता जुलता दिख रहा हो, लेकिन फोटो में दिखाई दे रही जगहें और हालात उसे बहुत परिचित लगे, जैसे कि ये वही दुनिया है जो रुद्र ने दिखाई थी। प्रिया ने भी सोचना शुरू किया कि शायद रुद्र की बातें सच हो। तुम बार बार कहते रहे कि तुम विजेंद्र की बेटी हो, तो बताओ, क्या तुम्हारे पास उसकी और उसकी पत्नी विजयलक्ष्मी की कोई फोटो है? रुद्र का स्वर अभी भी आत्मविश्वासी था, क्योंकि उसे विश्वास था कि अगर वास्तव में वो सेठी के साथ काम कर रही थी, तो प्रिया ने कभी उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाई होगी। रुद्र की बात सुनकर प्रिया पूरी तरह हिल गई। उसके नाजुक हाथ हल्के से कांपने लगे। अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने कभी विजेंद्र और विजयलक्ष्मी के साथ कोई फोटो नहीं देखी।
प्रिया ने 2 सेकंड रुकी, फिर धीरे से बोली, ठीक है, मैं अभी मुंबई तुम्हारे साथ चलूंगी। अच्छा, तो हम दोनों अब निकलते हैं। प्रिया की हामी सुनकर रुद्र बेहद उत्साहित हो गया। वह जल्दी से उसकी ओर हाथ बढ़ाकर उसे खींचने लगा। प्रिया ने सहज रूप से बचते हुए कहा, मैं अपनी असिस्टेंट को कॉल करके बता दूंगी। ठीक है, कॉल कर सकती हो। रुद्र ने फिर से सिर हिलाया। इस समय रुद्र ने महसूस किया कि प्रिया ने मुंबई उसके साथ चलने का निर्णय लिया। मतलब अब प्रिया ने उसके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दिया था।